हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस पहलू के ऊपर जिसका तज़किरा तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसका गहराई से जायज़ा लेने की कोशिश की? और वो है आज का नौजवान। और बलूचिस्तान का नौजवान सोचता क्या है और उसके एम्बिशंस क्या है, उसके ख्वाब क्या है, और वो क्यों जो है शोरश पसंदों के हत्थे चढ़ जाता है। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो एस्पिरेशन होगी, कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगी। और बलूचिस्तान का जितना एक मसला है वो बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल से जुड़ा हुआ है, और वही रियासती इदारों का महवर है कि किसी तरीके से इसके दिमाग को घुमा दिया जाए, बदल दिया जाए और इसको प्रोस्टेट कर दिया जाए। और दूसरी तरफ हैं बलूचिस्तान के अंदर शोरश पसंद जो चाहते हैं कि ये जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं उनके फोल्ड के अंदर आए। अगर वो महाज के ऊपर नहीं लड़ना चाहते तो कम अज़ कम उनकी सियासी, और अगर सियासी नहीं तो इखलाकी मदद जारी रखें। तो ये पूरी जो जंग है, ये जो इंसर्जेंसी है और ये जो शोरिश है, ये बुनियादी तौर के ऊपर नौजवान के गिर्द घूम रही है। और ये नौजवान जो है बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कॉलेजेस के अंदर भी है, वहाँ के मदरसे में भी है, वहाँ की सब्ज़ी मंडी में भी है, सड़क पे भी है, मजदूरी भी कर रहा है। और वो बलोच नौजवान भी है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में या तो पढ़ रहा है या काम कर रहा है, और वो नौजवान भी जो पाकिस्तान से बाहर है और उसका पॉलिटिकल एक्टिविज्म किसी ना किसी तरीके से इस पूरी सूरत हाल को मुतासिर कर रहा है। आज बात करेंगे हम इसी मसले के ऊपर, और दो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक कंपैरिजन हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि बलूचिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, क्या वो सारी एक ही तरह से सोचती है, या वो भी कई उसके ज़ाविये हैं सोचने के। और जैसे जैसे बलोच की क्लास बदलती है, क्या वो बलोच जो है उसकी सोच और नफ्सियात भी बदलती है या नहीं। तो आज हम पूरा फोकस रखेंगे सिर्फ इस पहलू के ऊपर। तो आइए आज की बात का आगाज करते हैं। और जब हम बलोच नौजवान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है उसकी शऊर के ऊपर जो है उंगली उठती है। रियासत समझती है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रही कि पाकिस्तान का और उसके सूबे का मफाद किस चीज़ में है। वो क्यों मुतासिर हो रहा है शोरश पसंदों के एजेंडे से, उसके अंदर इतना गुस्सा और एंगर क्यों है। और दूसरी तरफ जो शोरश पसंद हैं वो चाहते हैं कि ये तो उनके फोल्ड में रहें, और ये किसी तरीके से रियासत के जो है वो प्रोपेगेंडा के अंदर ना आ जाएं, उसके ज़ेरे असर ना आ जाएं, उसके नैरेटिव के ज़ेरे असर ना आ जाएं। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने दो स्टडीज़ की। एक तो की 2022 के अंदर, और देखा कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो सोचता कैसे है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है। वर्ल्ड व्यू यानी कि वो दुनिया को कैसे देखता है। और ये वो दुनिया है जो हमारी नाक के आगे से शुरू होती है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, यहाँ से फैलते फैलते वो पूरी दुनिया तक चली जाती है। अब ये समझिए कि एक तुर्बत का एक नौजवान है, उसका वर्ल्ड व्यू ये है कि ये वो उसका मोहल्ला क्या है, वहाँ पे कितने ज़िक्री हैं, कितने नमाजी हैं। और यहाँ से होता हुआ वो देखे कि रियासत की बाहर चौकियाँ कितनी लगी हुई हैं, एफसी की चौकियाँ कितनी हैं, सरकारी दफ्तरों में काम कैसे हो रहा है, ज़राअत कैसे चल रही है, मईशत कैसे चल रही है, सड़क के ऊपर गाड़ी कैसी है, सरदार कैसा है, अमीर कैसा है, गरीब कैसा है। और ग्वादर से कराची, इस्लामाबाद उसका व्यू है। और इस्लामाबाद पे जाके ये व्यू रुकता नहीं है, और ये चला जाता है दिल्ली, घूमता घुमाता काबुल, और फिर जो है वो चला जाता है वॉशिंगटन, लंदन। तो ये वर्ल्ड व्यू है। और इसको मैप करने की जो है वो कोशिश की पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ ने।
एक 2022 में और एक 2025 में। दोनों रिपोर्ट्स जो हैं पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। आप उस तक एक्सेस भी कर सकते हैं। बड़ी तफसील से आप उन रिपोर्ट्स का जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि इन रिपोर्ट्स के अंदर है क्या। और इन दोनों रिपोर्टों में आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है कंट्रास्ट नज़र आएगा और एक पूरा एवोल्यूशन नज़र आएगा कि बलूचिस्तान की यूथ की सोच में जो है वो तरक्की कैसे हुई है। मसलन अगर आप मैं आपको एक स्लाइड देखें तो आपको 2022 की मेजर फाइंडिंग जो है वो सिर्फ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तफसीली रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा। एक तो ये कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बड़ी वीक थी 2022 की स्टडी के अंदर। और इसका जो जिम्मेदार जो है एजुकेशन करिकुलम को जो है वो समझा जाता, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज था। और उसका जो कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट है, कॉग्निटिव का मीन कि वो चीज़ों को सोचने समझने का, अकली तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी उसके अंदर, वो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये सर्वे जो है बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के सर्वे के ऊपर मबनी है ये दोनों सर्वेस। और ये कोई आम इसमें नौजवान नहीं है, उसके ऊपर हम एक अलहदा से एक स्टडी आपके सामने पेश करेंगे। तो दूसरा ये था कि जब आपकी अक्ली सोचने समझने की सलाहियतें कम हों तो फिर क्या होता है कि आप दूसरे के प्रोपेगंडा से बड़ी जल्दी मुतासिर होते हैं। और वो प्रोपेगंडा आपके पास पहले चला जाए, जो आपके जज्बात को जो है टच करते हैं, आप उस प्रोपेगंडा के ज़रिए असर आ जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो सोचने समझने की स्किल है वो आपको हेल्प नहीं करती कि जिस एक नैरेटिव की दलदल में आप फंस गए हैं उससे आप निकल सकें। ये नैरेटिव शोर पसंदों का हो, नेशनलिस्ट का हो, मजहबी हो, रियासत का हो, ए बी का हो, बी का हो, बाहर का हो, अंदर का हो। और ये कि पॉलिटिकली फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और जब आपके पास कॉग्निटिव स्किल्स कम होती हैं, कॉग्निटिव मुश्किल वर्ड है, इसको मैं आसान करके बता रहा हूँ, यानी कि सोचने समझने की अगर स्किल कम है, और कम इसलिए होती है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते और उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अदरवाइज हर इंसान यूनिवर्सिटी में हो, मदरसे में हो, गली में हो, सड़क पे हो, अगर वो थोड़े से अपने जहन को इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये ग्रेजुअली इस तरीके से बढ़ना शुरू करती हैं ये सलाहियतें कि फिर आप जो है किसी नैरेटिव एकदम से आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर आप उसको डाइजेस्ट जब करते हैं, उसको क्रिटिकली देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि यार ये तो पहले देखने में तो एक बड़ा तमाशा था, तिलिस्म था, अंदर से तो ये जादुई है और खोखला है। ये वो स्किल है। और वो फिर आप उस गर्दाब से निकल नहीं सकते। और फिर ये कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू इसके अंदर आ जाते हैं कि आप डिसएडवांटेज फील करते हैं भी, और ज़्यादा उसको फील करते हैं, और फिर आप उस दलदल में मज़ीद जो है वो गहरे से गहरे चले जाते हैं। और ये कि आपका सोशल व्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है। सोशल व्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने घर में, मोहल्ले में अपनी ख़वातीन के साथ बराबरी का सलूक करते हैं, तो तब आप जो है कि अंदर एक जेंडर बायस कम है। और ये मतलब है कि आप जो है सोशली कंजर्वेटिव नहीं हैं। अगर आप किसी कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, एथनिक, ट्राइबल कोड को फॉलो करते हुए आपके घर के अंदर मर्द औरत की तकसीम गहरी है, ये तकसीम बड़े और छोटे की भी है, ये तकसीम के ज़बरदस्ती सोशल ऑर्डर, कल्चरल ऑर्डर, एथनिक ऑर्डर इम्पोज करने की भी है, अपनी रवायत को जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़त का भी आपको है। तो आप सोशली कंजर्वेटिव हैं। और ये वाला जो प्रोफाइल है आपके गुस्से में और इजाफा करता है, और गैरत का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पैदा करता है जो आप जिस एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक सियासी नैरेटिव की, गैर सियासी नैरेटिव की, मजहबी नैरेटिव की, ये आपको सपोर्ट करता है और इसको बहुत ही नीचे लेके चला जाता है। इसको हम देखेंगे ज़रा बाद में।
और तफसील से कि ये इसकी और क्या वजूहात हैं। लेकिन पहले आ जाइए 2025 की जो मेन फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर। और 2025 में जो बलूचिस्तान की एजुकेटेड यूथ है वो ज़्यादा होपफुल हो गई थी। वो राइट के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। वो पॉलिटिकली अवेयर हो गई थी। डिजिटली जो है वो बड़ी अवेयर हो गई थी और उसका इस्तेमाल बढ़ गया था। और आइडियोलॉजिकली मिक्स रुझान उसके सामने आए। ये एक ज़रा एक वीक पॉइंट था। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो स्टिल कंजर्वेटिव यानी कदामत पसंदी जो है वो अभी भी एक बलोच पढ़े लिखे नौजवान यूनिवर्सिटी का नौजवान उसके अंदर पाया जाता है। और ये कि जो एक ख़ास एक जो नौजवानों का तबका यूनिवर्सिटीज़ में है ये देखा गया कि वो स्टेट के नैरेटिव से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था। ये तो हो गई है 2025 की फाइंडिंग। लेकिन कॉग्निटिव स्किल्स जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी क्या कंपैरिजन इसका 2022 के साथ ही किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई और वो उनकी हालत जो है वहीं की वहीं थी। तो अब ये दोनों जो कंपैरिजन जो हमें बता रहे हैं 2022 से लेके 25 तक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आई, एक राइट का भी। और आपको समझ आ रही होगी कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मिसिंग पर्सनस के राइट की बात करते हैं, तो अपने ये बात कहाँ से शुरू हुई। ये हक दो तहरीक जो ग्वादर में शुरू हुई, ख़वातीन भी उसके अंदर सामने आई, उसमें मर्द भी निकले, लंबे लंबे एहतजाज हुए। और उसके बाद यही जो तहरीक है वो मिसिंग पर्सनस की तहरीक महारंग बलोच की BYC के अंदर तब्दील हो गई। तो ये उसी की कंटिन्यूटी थी। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो हमने देखा कि वो आनी शुरू हुई। और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के जो पश्तून एरियाज़ हैं वो PTM के इन्फ्लुएंस के अंदर भी थे। वहाँ पे जो वाक़यात हो रहे थे वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। ऑलरेडी वहाँ पे पख्तून नेशनलिज्म जो है वो उसकी एक पूरा असर मौजूद है। फिर खुशहाल खान काकड़ की सूरत के अंदर एक नया नौजवान पख्तून है जो ख़ास तौर के ऊपर अर्बन पख्तून एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, वो उससे खासा मुतासिर उसके अंदर नज़र आता है। तो ये तो उसके पॉलिटिकल प्रोफाइल की है। लेकिन उसकी जो इबाम है एक नौजवान का वो बहरहाल अभी तक कहीं ना कहीं पे बाकी है। और अब मैं बताऊंगा इन स्टडीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो आपको बताएंगी कि बलूचिस्तान की यूथ है क्या। और वो ये कि बलूचिस्तान में जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनको तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो एक पहला है गैर सियासी और तनकीदी शऊर से महरूम नौजवान, जिसका भी हमने थोड़ा जिक्र भी किया। मजहबी रुझान रखने वाले महदूद सियासी शऊर के हामिल नौजवान। तीसरे, वाज़े सियासी और सेकुलर सोच रखने वाले नौजवान। और ये तीन सेगमेंट से आपको समझ आ रही होगी कि ये हम किन रुझानात की बात कर रहे हैं। और ये जो आखिरी तीसरी कैटेगरी है कि जो वाज़े सियासी और सेकुलर सोच रखते हैं वो उनके अंदर वर्नेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ में तो होते ही होते हैं या मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में भी एक आधा आ जाता है। लेकिन ये एक टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो एक्सट्रीम का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, व्यू है, उसको अडॉप्ट करते हैं। और आपको समझ आ रही होगी कि एक्सट्रीम व्यू जो है उसका कस्टोडियन जो है अब आज का BLA BLF है, वहाँ का BRA है। बल्कि BRA को और ये जो दूसरे छोटे ग्रुप हैं उनको निकाल के जो नैरेटिव की पावर है वो तो BLA और BLF के पास है। और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक अगर ये वायलेंस की तरफ ना जाए तो ये फिर BYC के अंदर होता है और सियासी जिद्दोजहद भी करता है। अगर ये CSS कर ले, इम्तिहान पास कर ले, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कैपिटल बनता है रियासत के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि ये एक पूरे एक ऐसे व्यू के साथ गया हुआ है कि इसने तब्दीली के लिए काम कहीं ना कहीं पे करना ही करना है। और कंप्रोमाइज़ करेगा तो कम से कम कंप्रोमाइज़ करेगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लापता अफराद की
तादाद इसी तबके से है। और लापता अफराद का जो ताल्लुक है इस तीसरे ग्रुप के साथ, वो महज इस वजह से नहीं कि उनका बराह रास्त जो ताल्लुक है जाके इंसर्जेंट से बन जाए, क्योंकि रियासत और रियासत के इदारों को लगता ये है कि जो पॉलिटिकली सही सोच सकता है उसको वाज़ेह नज़र आता है, जो पॉलिटिकल लिटरेचर को पढ़ता है, जो फ़लसफ़े को पढ़ता है, उसके अंदर तो ज़रूर पोटेंशियल है कि वो शोहरत पसंदों को जाके ज्वाइन करेगा। और ये नौजवान फिर निशाना बन जाते हैं फिर उन इदारों का, उन डेथ स्क्वाड्स का, वो ऐसी क़ुव्वतों का जो लापता अफराद के अंदर मुलविस हैं। फिर ये कि ये तीनों जो सेगमेंट हैं, एक गैर सियासी, दूसरा मजहबी और नीम सियासी, ये कितने बड़े सेगमेंट हैं। और ये जो तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सेगमेंट है, इनका वॉल्यूम जो है वो भी मैटर करता है। इसका वॉल्यूम मैटर करने के लिए तो आपको बहुत ही आसान टेस्ट है। आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान में लिटरेसी का रेट क्या है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितने कॉलेजेस हैं, उनका नंबर ये आप देख रहे हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो आप देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर मजहबी जो इदारे हैं उनकी तादाद क्या है। तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि जो मजहबी मदरसा है उसके नंबर की तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन उसके ग्रेजुएट्स की तादाद कम है। अगरचे रियासत ने पूरी कोशिश की है कि मजहबी इदारों को, मदारिस को जो है वो फैलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर के ऊपर वो इलाके जो मकरान से लेके और कोयटा तक के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसकी नेटवर्किंग ज़्यादा हो। और मजहबी जमातों ने भी पूरी कोशिश की है, क्योंकि रियासत अभी भी कहीं ना कहीं पे समझती है कि ये जो तीसरी किस्म का नौजवान है उसके असर को भी ज़ायल करेगी। और जो है जो पहली किस्म है जो गैर सियासी है, तनकीदी शऊर से में उसमें कम है, उसको जाके ये ज़्यादा मुतासिर करेगी। क्योंकि ये बीच वाली जो क्लास है ये दोनों क्लासों को अलग रखती है, यानी पहले तबके को और तीसरे तबके को मिलने से रोकती है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें याद रखना चाहिए। और फिर ये कि तीसरे सेगमेंट का जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दूसरे सेगमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है, वो तो हमें पता चल गया। बल्कि आप इसको छोड़िए, हम इसको बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि पहला जो सेगमेंट है यानी गैर सियासी और तनकीदी शऊर से महरूम नौजवान, वो आता कहाँ से है। जाहिर है कि आपको इसके बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो नौजवान जो स्कूल या मदरसे में नहीं जा पाता या ड्रॉप आउट्स हैं प्राइमरी से, मैट्रिक से पहले पहले, वो, और ये कि ये सरदारी जो निज़ाम है वहाँ पे ट्राइबल जो निज़ाम है वो, और उसके अंदर ये खप जाता है किसी ना किसी तरीके से। और इस निज़ाम के बहुत सारे जो हैं फोल्ड्स हैं इसमें, वो आप सरदार के बरह रास्त मुलाजिम भी होते हैं, और आप नहीं होते हुए भी जो है अपना रोज़गार पैदा करते हुए भी उसके समाजी और सियासी इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर तनकीदी शऊर की कमी है। तो ये तो उस सरदारी निज़ाम से, रियासत के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिससे रियासत को, सरदारी निज़ाम को कहीं पे कोई ख़तरा नहीं। दूसरा जो हमने बताया कि इसका जो नुमाइंदा इंस्टीट्यूशन है, मजहबी रुझान और महदूद सियासी शऊर के हामिल जो नौजवान हैं, उसका मेजर जो सेगमेंट है वो मदरसा है। लेकिन मदरसे के साथ साथ वो पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हैं जो जहाँ पे मजहबी जमातों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि मदरसा का जो ग्रेजुएट है वो बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है पब्लिक सिस्टम एजुकेशन में, पूरे पाकिस्तान में भी और बलूचिस्तान में, और वो भी उसको जाके इन्फ्लुएंस करता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़ी तेज़ी से इंक्रोचमेंट हुई है। और जो तीसरा जो इदारा है, इसका पहला इंस्टीट्यूशन है सियासी जुड़त, और वो है ब्लू स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ब्लू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके कई लेवल्स हैं,
इसमें हर ज़ाहिर है मंगल साहब की अपनी बीएसओ है, मालिक साहब की बजार अपनी बीएसओ है, फिर आज़ाद है जो अल्लाह नज़र की ने उस बनाई और अब वो बैंड है और जो मिलिटेंट के ज़्यादा करीब करीब समझी जाती है। तो ये वो उसका इंस्टीट्यूशन है और ये पूरा का पूरा लेफ्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है और उसकी रवायत से जुड़ा हुआ है, उसी से गुरिल्ला इंस्पिरेशन लेता है, उसी से पॉलिटिकल व्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, उसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसी तरीके का ही वर्ल्ड व्यू है, उसी तरीके से ही जो है वो शोरश पसंदी करता है। तो ये हमने तीन इदारे जो हैं हमने इसका इसको हमने जायज़ा लिया। अब लेकिन कोई एक चीज़ तो होगी कि जो तीनों हैं बलोच नौजवान, उनकी कोई डिमांड तो होगी। पिछले दिनों आपने डॉक्टर मालिक साहब का इंटरव्यू देखा होगा, जब हमने उनसे पूछा कि बलोच नौजवानों का को चाहिए क्या, और तो उन्होंने कहा कि रोज़गार चाहिए और ये बॉर्डर ट्रेड जो रुक गई है उसकी अब वजह से नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारे तो कहते हैं हमारे हलकों के अंदर तो बस दो ही डिमांड आती हैं। एक तो ये कि बॉर्डर खोलें क्योंकि हम जो है हमारा रोज़गार कम हो रहा है, और दूसरा ये कि भाई हमें एक सही और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। तो ये जो बलोच नौजवान जो सर्वेस हमने आपके सामने पेश किए, उसका भी जो सबसे बड़ी मुतालबा है जो रियासत के साथ और अपने स्ट्रक्चर के साथ, वो है रोज़गार, इज़्ज़त और नॉर्मल ज़िंदगी। ये जो इज़्ज़त है, ऑनर, ये बड़ा सेंट्रल पॉइंट है। रोज़गार तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इज़्ज़त जो है वो तो सबके लिए ही इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरे सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो मजहबी हो, गैर मजहबी हो, नेशनलिस्ट हो, कल्चरल हो, एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, वो सारी जुड़ी हुई है इज़्ज़त के साथ, ऑनर के साथ। और हर बंदा चाहता है कि खाना तो मिले, और बाज़ दफ़ा ये भी कि खाना मिले ना मिले, लेकिन उसकी जो है वो इज़्ज़त नफ्स उसकी बहाल रहे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब शोरश बर्पा होती है, जब दहशत गर्दी बढ़ती है, जब इंतहा पसंदी बढ़ती है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा अटैक हमला होता है वो किसी की इज़्ज़त नफ्स के ऊपर होता है, उसको वो ह्यूमिलिएट फील करता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि रियासत जो है वो अपने सिक्योरिटी के पैराफर्नेलिया के साथ मूव करती है, और वहाँ पे लोगों को चेक पोस्ट के ऊपर जो चेकिंग है अपने ही इलाकों के अंदर, वो उनको ऐसे लगता है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। और जब सर्च ऑपरेशंस हैं और इस तरह की जो जब चीज़ें होती हैं, तो उससे मज़ीद एक एहसास जो है ये पैदा होता है। फिर ये कि एक प्रोफाइलिंग होती है, टैबूज़, ये तो हमने सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की, कि जब वो ट्रैवल करता है, देखता है, बात करता है कोई बलोच पश्तून से, पश्तून बलोच से, बलोच पंजाबी से, पंजाबी बलोच या पश्तून से, सिंधी से, कश्मीरी से, और अगर वो अपने समाजी ताल्लुक़ को, एथनिक ताल्लुक़ को बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं कि ठीक है खान साहब क्या हाल है, आओ जी हमारा बलोच भाई आया है, तो बैठें, वो बलोच के रवायत के बारे में पूछे, उनके कल्चर के बारे में पूछे, ये तो बहुत पॉजिटिव रवैया। लेकिन अगर कोई आपको पहले से कोई राय बना के बैठा हो और आपका पहला सवाल यही हो, अच्छा बलूचिस्तान वहाँ पे तो पंजाबियों को मारा जाता है, अच्छा पठान वो तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तो सारा उन्हीं का किया था। ये वो सिंपल नैरेटिव्स हैं, ये जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट को बताती हैं कि हम हैं क्या। और ये रवैया जो है डिटरमिन करता है और यूथ के व्यू को और उसकी ऑनर को। और ये वाला जो नेगेटिव रवैया है जाके हर्ट करता है, ये स्टिग्माटाइजेशन है, ये प्रोफाइलिंग है। और ये अगर आम आदमी में है तो डेंजरस तो है ही है, लेकिन अगर ये रियासत के अंदर है, रियासत के इदारों में है और रियासत के सिक्योरिटी इदारों में स्टिग्माटाइजेशन, प्रोफाइलिंग है, कोई एथनिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, सेक्टेरियन बेसिस पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कम नहीं करती बल्कि कई गुना ज़्यादा उसे बढ़ा देती। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है इन स्टडीज़ के अंदर जो हमने आपके सामने रखा। और बाकी अ, ऐलानात रियासत करती है डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, कभी 60 बिलियन रुपीस देती है, वो जाते कहाँ हैं। और जब रियासत आम आदमी बलोच देखता है कि उसको
इज़्ज़त रोज़गार के मौके भी कम हैं, उसकी ह्यूमिलिएशन भी ज़्यादा है। तो उसके बाद देखता है कि हुकूमत तो दावे कर रही है, ख्वाजा आसिफ कहता है, राना सनाउल्लाह कहता है जी कि हमने तो इतने बिलियंस डॉलर दे दिए, तो ब्लैक होल है। और ये ब्लैक होल है क्या? ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये ब्यूरोक्रेसी खाती है, कौन खाता है? सरदार खाता है, एमएनए खाता है, एमपीए खाता है। इतने बड़े बड़े ऐलान होते हैं, 37 जोनों का ऐलान होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठेकेदार माफिया, ये सारे जो चीज़ें हैं, बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको वो देखता है। उसके बाद जो है वो उसके अंदर ज़ाहिर है कि रिजल्टमेंट पैदा होती है। लेकिन एक जो चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो रही है, उसकी तरफ अब आएंगे हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि नौजवान के अंदर जो गुस्सा है वो क्या फैल रहा है, अवेयरनेस फैल रही है, और ये इसको कैसे कम किया जा सकता है। 3 सेगमेंट्स की हमने बात की यूथ के, और उसमें ये जो दरमियान वाला जो तबका है, जो मजहबी है और नीम पुख्ता सियासी शऊर रखने वाला है, इसके ऊपर जो है दबाव नीचे से बढ़ा है। और ये इस दबाव ने उसके अंदर भी नेशनलिस्ट टेंडेंसीज पैदा की हैं, और उसकी भी रियासत से नाराज़गी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुई है। और ये जो सबसे ज़्यादा मुतासर कर रही है, वो पहले तबके को जाके मुतासर कर रही है, जो बिल्कुल गैर सियासी सोच रखता है या कम सियासी फ़हम है। उसकी ज़िंदगी इतनी सख्त है कि उसके पास अय्याशी नहीं है कि वो सियासी मामलात के ऊपर गौर कर सके, देख सके, जब तक कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही मुतासर हो सियासी वाक़यात से। तो वो जाके उसके ऊपर प्रेशर वहाँ पे मुंतकिल होना शुरू हो। ये वो मरहला है जो रियासत के लिए सबसे परेशान कुन होना चाहिए, और शोहरत पसंदों के लिए तो ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी है कि उसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ये दरमियान वाला तबका जो है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रियासत ने उस तरीके से नहीं की, इसके को बेमहार छोड़े रखा। और इसकी बेमहारी ने जो है एक कम्प्लेक्स सिचुएशन जो है बलूचिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी पैदा की, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर पैदा की। अब नौजवान से मुकालमा ज़रूरी है। अब ये मुकालमा कौन करेगा? या तो कोई जाके उसको कोई अफ़सर, फ़ौजी अफ़सर जाके उनको लेक्चर देगा, डाँटेगा, ये मुकालमा नहीं। मुकालमा है कि उनकी बात सुनी जाए, ऐसे फ़ोरम्स हों कि जहाँ पे नौजवान अपने ख़ास तौर के ऊपर जो तीसरा सेगमेंट है, उसको पॉज़िटिवली एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। और उसको एंगेज करने के लिए आपको सिर्फ़ बातचीत के साथ-साथ बहुत सारे इक़दामात भी जो हैं आपको करने पड़ेंगे। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्पेसेस हैं, फ्री स्पेसेस हैं, उसको आपने अ, उसको महफूज रहने दें ताकि बात कर सकें। बल्कि उसको यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस को सपोर्ट करना चाहिए कि वहाँ पे तकरीर की, तहरीर की भी इजाज़त हो, और वहाँ पे स्पोर्ट्स भी हों, और ये तमाम चीज़ें हों। और अभी भी बहुत सारा एक ऐसा सेगमेंट है, ये जो तीसरा जो सेगमेंट है, इसको पढ़ा लिखा समझ रहे हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे का सारा जो है पॉलिटिकली चार्ज तो हो सकता है, अवेयर हो सकता है, चार्ज होना बिल्कुल और बात है, अवेयर तो हो सकता है, लेकिन ये एंटी स्टेट नहीं है, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ इसके अंदर टेंडेंसी है। और ये इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी रियासत के इदारों का हिस्सा बनना चाहता है। ये जो बलूचिस्तान की लाइब्रेरियाँ भरी होती हैं और ये जो मुताला कर रहे होते हैं, इसमें से 90-95% वो हैं जो सीएसएस करना चाहते हैं, पीसीएस करना चाहते हैं, सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कोटा सिस्टम की मजबूरियाँ हैं, और कुछ और कि रियासत को उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर एक इलाके में टैलेंट ज़्यादा है, तो वो क्यों ये नहीं हो सकता कि उनके लिए फिर कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और एक बलोची अफ़सर पंजाब में आके भी सर्व करे, बलोच नौजवान, बलोच अफ़सर जो है सिंध में भी हो, कश्मीर में भी हो, जीबी में भी हो। ये क्यों नहीं हो सकता? क्या ये ज़रूरी है कि पंजाब का ही जो ब्यूरोक्रेट है वो जाके सर्व करे बलूचिस्तान के अंदर? तो आज हमने बात की
बलूचिस्तान की यूथ के हवाले से। और ये बात अभी ख़त्म हुई नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक इब्तदाइये के तौर के ऊपर बात की है। और आज हम कोई एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे। आज इसके अंदर वो अगले हफ्ते हम एक बहुत अहम इंटरव्यू आपके लिए लेके आएंगे। मुमकिन है कि एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हों एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको समझने में मदद देंगे कि बलूचिस्तान की यूथ है क्या, सोचती कैसे है। और इसी बात को हम मज़ीद फैलाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है बलूचिस्तान के मसले को समझने के लिए, जांचने के लिए और उसके हल के लिए। जब हम ये बहस मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सरदारी निज़ाम के ऊपर, क्योंकि ये वो एक ऐसा इदारा है जो पूरी कंस्ट्रक्ट बताता है बलूचिस्तान की सियासी और रियासत के और बलूचिस्तान के ताल्लुकात को भी जो उसका तयन करता है। और यही बताता है कि बलूचिस्तान है क्या, कैसे है। अगर जब तक हम इसका जायज़ा नहीं लेंगे तब तक हमें बलूचिस्तान के एक सियासी पहलू की मुकम्मल तौर के ऊपर समझ नहीं आ सकेगी। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना। हर पीर के दिन हम आपके लिए लेके आते हैं यूनिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो बलूचिस्तान के ऊपर सीरीज़ है ये शुरू है। और ये पूरे सियासी समाजी पहलू से लेके और ये आने वाले दिनों के अंदर इसके सिक्योरिटी के, इंसर्जेंसी के पहलुओं को भी कवर करेगी। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना के साथ। खुदा हाफिज़।